हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी और हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी गो चैनल पर। आज हम जून मंथ की मंथली मैगजीन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो आप भी अपन आज न्यू कंटेंट पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हम पॉलिटी के टॉपिक से। अब धीरे धीरे अपन इस बार सारे टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले पॉलिटी जून मंथ की आ चुकी है। चलो, सबसे पहले न्यू पार्लियामेंट हाउस। आपने सुना ही होगा कि अभी मोदी जी ने इनोग्रेशन किया था न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का। ठीक है, थोड़े टाइम पहले सब ने सुना है। ठीक है, तो अभी क्या न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर क्या था, पुराने पार्लियामेंट बिल्डिंग का मॉडल क्या मतलब कैसा था, उसके कौन, उसको बनाने वाले कौन है, उसकी जो आकृति अपन बोलते हैं ना, उसको कौन बनाने वाला है, इसकी आकृति न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की आकृति बनाने वाला कौन है, ये सारी चीज़ें अपन अभी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो लेट स्टार्ट द थिंग। मज़ा आएगा थोड़ा सा पढ़ने में। सबसे पहले आप ये डायग्राम देख रहे होंगे, इसके अंदर न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसके अंदर देखो प्रेजेंट जो पार्लियामेंट बिल्डिंग थी वो एकदम अपने गोल शेप में थी, जो अपन बोलते हैं ना वृत्त के शेप में। जबकि ये वाली जिसको मतलब ये अपने त्रिभुज की आकृति की है। ठीक है, अब इसमें अपने को ऐसा देखना पड़ेगा कि इसके अंदर आपको ये दिख रहा होगा लोकसभा, ये वाली जो लोकसभा है और इसके अंदर लोकसभा है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ लोकसभा है तो लोकसभा को इन्होंने मयूर की आकृति, मतलब जो अपने मोर की आकृति होती है ना, उस हिसाब से लोकसभा को किया गया है। राज्यसभा को कमल का फूल, मतलब जो फूल होता है उसके हिसाब से उन्होंने डिजाइन किया है राज्यसभा को। तो अभी यहाँ पे सेंट्रल लॉन्स दिख रहा होगा आपको, ये सारी चीज़ें है। कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, राज्यसभा, ऑफिस, ये ऑफिस को इस साइड में बनाया गया है। तो अभी हम, आप सोचिए पहले ये सारी चीज़ें जो पार्लियामेंट बिल्डिंग थी वो कॉलोनियल स्टेज पे बनी हुई थी, अभी बनी हुई है पार्लियामेंट बिल्डिंग एकदम न्यू। तो इससे अपन क्या करें कि हम आज से, हमारी देश आज़ादी को इतना टाइम हो चुका है, आज़ादी के जब 150 मतलब आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 75 ईयर्स, और हम अगर अभी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनोग्रेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये दिखाता है कि हम अब कॉलोनियल इंडिया से अब इंडिपेंडेंट इंडिया की ओर बढ़ चुके हैं। अब सारी चीज़ें जिस पार्लियामेंट को ब्रिटिश ने बनाया था उसमें हम इतने टाइम से चल रहे थे और अभी हम नहीं, मतलब इस तरह से आप समझो। कहने का मतलब है, मैं आपको ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है। अगर पूछ लेंगे कि भाई न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के फायदे और नुकसान, तो नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है कि हम पहले कॉलोनियल इंडिया में रहते थे, उस टाइम की बिल्डिंग से अभी भी दिखा रहे हैं। इसका मतलब कॉलोनियल स्टेज में अभी भी हम जी रहे हैं, तो अभी हमने चेंज और कर दिया है, तो नाउ इट्स इंडिपेंडेंट इंडिया ऐसा। तो आपको सोचना पड़ेगा मल्टी एस्पेक्ट में, क्योंकि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। ठीक है, चलो, रिसेंटली न्यू पार्लियामेंट हाउस वॉज इनोग्रेटेड। ठीक है, न्यूज़ क्या है, करंट प्रोजेक्ट इज पार्ट ऑफ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। याद होना चाहिए, एक सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट इन्वॉल्व है। इसको 1931 में इनोग्रेशन हुआ था, किसका, सेंट्रल विस्टा का, जिसमें राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स, पार्लियामेंट हाउस और पार्लियामेंट हाउस रिकॉर्ड ऑफिस, लेटर नेम्ड एज द नेशनल आर्कीव, जो अपन नहीं कहते नेशनल आर्कीव, जहाँ पे नेशनल रिकॉर्ड्स रखा जाता है, अलॉन्ग विथ इंडिया गेट मोन्यूमेंट एंड सिविक गार्डन्स ऑन इधर साइड ऑफ राजपथ। तो इसका जो अपन आप ये जो प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, इसका इनोग्रेशन 1931 में हुआ था, जब राष्ट्रपति भवन भी बना था उस टाइम। नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक और पार्लियामेंट हाउस और ये सारे जो भी अपने रिकॉर्ड ऑफिस है, आरसी ऑफिस है, सब उसी टाइम बने थे। अभी जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसका उद्देश्य क्या है, गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना बाय बिल्डिंग न्यू फैसिलिटीज फॉर इंडियाज पार्लियामेंट एंड एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल सेंट्रल सेक्रेटरीट। देखो अभी प्रेजेंट बिल्डिंग, अभी अपन करंट की बात कर रहे हैं, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात नहीं हो रही है। इंडिया की जो प्रेजेंट पार्लियामेंट हाउस है वो एक कॉलोनियल एरिया की बिल्डिंग है। देखो मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि कॉलोनियल एरिया को रिप्रेजेंट करती है बाय ब्रिटिश आर्किटेक्ट। उसके कौन थे, मतलब सर एडविन ल्यूटन्स एंड हर्बर्ट बेकर, जिसने 6 साल लिए कंस्ट्रक्ट करने में, और इस बार हमने सिर्फ 3 ईयर्स में कंप्लीट कर ली है। बिल्डिंग हाउस द इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, बिल्डिंग के अंदर मतलब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो अपन कहते हैं लोकसभा, और मतलब जो इम्पेरियल का मतलब है कि जो मतलब अपन क्या बोलते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग को नाम दिया, उस टाइम जो बिल्डिंग है उसको हाउस किया गया इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी बिल्डिंग का नाम इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उस टाइम पर। इट इज़ पॉपुलरली बिलीव दैट यूनिक सर्कुलर शेप ऑफ द 64 योगिनी टेम्पल इन मोरेना। अब ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, जो अपने यूपीएससी के लिए काम आएगा। मध्य प्रदेश के अंदर मोरेना के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर एक मोरेना प्लेस है, वहाँ पे 64 योगिनी टेम्पल है, उसका शेप है सर्कुलर शेप है। उस सर्कुलर शेप के आधार पर ही जो पुरानी जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी हुई थी, 64 योगिनी टेम्पल, ये क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा याद रखना। मध्य प्रदेश के अंदर हेड इंस्पायर्ड द डिजाइन ऑफ काउंसिल हाउस,
ओके। पार्लियामेंट बिल्डिंग विटनेस द एडिशन ऑफ 2 फ्लोर्स इन 1956। उसके बाद पहले 1931 में जब ये बिल्डिंग्स बनी, उसके बाद इसमें रिनोवेशन कब हुआ था? 1956 में 2 इसके अंदर और फ्लोर एडिशन हुए थे ताकि एड्रेस कर सकते हैं डिमांड फॉर मोर स्पेस। फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस अप्रैल 1952 के अंदर। जो इलेक्टेड पार्लियामेंट बन के आई थी जब चुनाव हुए थे 1950 के अंदर। उसके बाद 1952 के अंदर अपने लोकसभा पहली जो इलेक्टेड पार्लियामेंट बैठी थी 1952 के अंदर बैठी थी, ठीक है। उसके बाद एक भारत श्रेष्ठ भारत स्प्रिट। अब ये थोड़ा सा याद रखना, अभी अपन न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की ओर बढ़ रहे हैं, हमने न्यू प्रोजेक्ट इनोवेट कर लिया है, ठीक है। तो अभी जैसे देखो नीड फॉर न्यू पार्लियामेंट, अब एक भारत श्रेष्ठ भारत स्प्रिट। लोकसभा हॉल इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ नेशनल बर्ड पिकॉक। मैंने अभी जस्ट आपको समझाया कि लोकसभा पिकॉक यानी मोर की आकृति की है। राज्यसभा कमल, थीम ऑफ द नेशनल फ्लावर द लोटस, ठीक है। नेशनल ट्री बरिया, जो बनियान का जो ट्री होता है ना नेशनल ट्री, उसको प्लांट किया गया है ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की प्रीमाइसेस में उसको प्लांट किया गया है नेशनल ट्री को। उसके बाद इंक्लूजन ऑन द सिम्बॉलिक सिंगोल। एक आपको पता हो कि जिस टाइम पे ये अपने स्पीकर की चेयर के साथ जस्ट पास में सेंगोल को सिंबल किया गया है, ठीक है। सेंगोल जो अपने चोला एम्पायर के टाइम पे क्या होता था, जो साउथ अपने जो साउथ इंडिया है उसके अंदर एक चोला एम्पायर था, तो चोला एम्पायर के हिसाब से वहाँ पे क्या सेंगोल का मतलब होता है पावर ट्रांसफर करने के लिए एक सेंगोल दिया जाता था। तो उसकी स्थापना कहाँ की गई है? स्पीकर की चेयर के जस्ट पास में। अशोका पिलर ऑन द रूफ ऑफ पार्लियामेंट हाउस। पार्लियामेंट के हाउस के ऊपर अशोका का पिलर बना हुआ है। हैंड वूवन कारपेट फ्रॉम, अब यहाँ पे कारपेट सिटी, जो अपने कारपेट सिटी है भदोही ना, जो कारपेट सिटी है वहाँ से हैंड वूवन कारपेट को लगाया गया है। इस उत्तर प्रदेश के अंदर है भदोही, कारपेट सिटी बोलते हैं उसको न्यू पार्लियामेंट में। 6 गेट है जो कि डेडिकेटेड टू वाटर, लैंड एंड स्काई। वाटर यानी अपना जल, भूमि एंड आकाश। दैट एक्सप्रेस इज ग्रेटिट्यूड टू द फ्रेंडली नेचर ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन, कि हम आज भी नेचर का पूरा सम्मान करते हैं। सारी चीज़ें यहाँ है। अशोक चक्रा इज मेड ऑन द गेट ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस की गेट पे अशोक चक्रा को बनाया गया है। एंड सत्यमेव जयते इज रिटन। वुड फ्रॉम नागपुर, गुजरात की मार्बल, राजस्थान की स्टोन वर्क एंड बम्बू वुड फ्लोरिंग फ्रॉम त्रिपुरा की बम्बू वुड फ्लोरिंग को यूज किया गया है, ठीक है। आपको कुछ समझ आ रहा है? बिल्कुल। अब नेक्स्ट है नीड फॉर न्यू पार्लियामेंट। न्यू पार्लियामेंट की जरूरत क्या है? तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी होगी। मैं आपको इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने का ओनली वन रीज़न है कि आपको फटाफट सारी चीज़ें सिंपल है, बट अपने को यूपीएससी के हिसाब से जब मेंस में अपन मेंस के पर्सपेक्टिव से जब आंसर लिखते हैं तो वी शुड नो कि हाँ अपन क्या लिखने जा रहे हैं। जैसे न्यू पार्लियामेंट की ज़रूरत क्या है, तो नैरो सीटिंग स्पेस। अभी क्या हो गया है कि आपको पता है 2026 मतलब 2026 के अंदर डेलिमिटेशन कमीशन आने वाला है, और उसके हिसाब से उसके बाद डिलिमिनेशन वापस होगा। अपन क्या बोलते हैं इसको, डेलिमिटेशन, कि 2026 के अंदर वापस पुनर्जनगणना होगी, और 2026 तक ही सीटों का ब्लॉक कर रखा है। 1987 के जो अमेंडमेंट एक्ट था, आपको थोड़ा बहुत याद हो दिमाग में तो नैरो सीटिंग स्पेस, प्रेजेंट बिल्डिंग वॉज नेवर डिजाइन टू अकोमोडेट। अभी नंबर ऑफ सीट्स उस टाइम पे छोटी है, तो आफ्टर 2026 के बाद में जो फ्रीज लगा हुआ है ऑन द टोटल नंबर ऑफ सीट वो 2026 तक है। उसके बाद तो सीटें कम पड़ जाएगी, क्योंकि उसके बाद वापस ये अपने डेलिमिटेशन कमीशन बैठेगा, और पुनर्जनगणना जो कमीशन है वो वापस से बैठेगा, और उसके बाद वापस जनगणना होगी, सीटों का लोकेशन होगा, तो सीटें भी बढ़ेगी। इसके लिए अभी एक तो सीटों की ज़रूरत है। डिस्ट्रिक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत पुराना हो चुका है। फायर सेफ्टी भी वहाँ पर बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। ऑब्सोलेट कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पर कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। फ्लोरिंग ऊपर से फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ऐसे फ्लोर बने हुए हैं, तो पुअर सिस्टम है। उसके बाद स्ट्रक्चर सेफ्टी कंसर्न, कि भाई स्ट्रक्चरल सेफ्टी कंसर्न बहुत टाइम हो गया है। अभी 1931, अभी लगभग उसको 100 साल पूरे होने वाले हैं। तो वेन दिल्ली वॉज इन, उस टाइम दिल्ली सिस्मिक जोन 2 में था, और अभी दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में कन्वर्ट हो गया है। तो नीड टू कन्वर्ट की हमें अब न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की आवश्यकता है। इन एडिकेट वर्क स्पेस फॉर एम्प्लॉयज़ के लिए इन एडिकेट वर्क स्पेस भी है, ठीक है। अब न्यू बिल्डिंग के मेन फीचर्स क्या है? एक तो एक भारत श्रेष्ठ भारत। अगर हम खुद एक कॉलोनियल इंडिया से हम हट जाएंगे, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, 3 चीज़ें आपको समझनी होगी। एक तो अब ये ट्राइंगुलर डिजाइन में है, मैंने बोला था आपको। भाई पद्मश्री आर्किटेक्ट कौन है? बिमल पटेल ने इसको किया है, उसका तो एडविन सर ने। और इसके अंदर जो आर्किटेक्ट बिमल पटेल, आपको नाम ध्यान होगा, ये देखो एडविन ल्यूटेंस था। इसका कौन है? अभी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का बिमल पटेल। इज इंस्पायर्ड बाई इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी एंड बिल्ड टू मीट द नीड्स ऑफ द नेक्स्ट 150 ईयर्स। उसके बाद मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थक्वेक प्रूफिंग मैकेनिज्म फॉर बेटर स्पेस मैनेजमेंट के लिए। अर्थक्वेक प्रूफिंग मतलब अगर भूकंप भी आ जाता है ना,
तो भी उस हिसाब से रेडी किया गया है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को। न्यू स्मार्ट पार्लियामेंट हाउस इज़ कम्प्लीटली पेपरलेस, और ये बिल्कुल पेपरलेस है। इसमें कोई भी, इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर पेपरलेस की बात करें तो पेड़ कम कटेंगे, उसके कारण एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा। और अभी सारी चीज़ें डिजिटल हो गई है, इसलिए सारी चीज़ें पेपरलेस होगी। न्यू पार्लियामेंट हाउस हैज़ मोर देन 150% मोर सीटिंग कैपेसिटी इन मोर देन प्रीवियस वन। प्रीवियस से 150% ज़्यादा सीटिंग कैपेसिटी है। 888 टोटल एमपी की सीटें है। लोकसभा चैम्बर नाउ है जी सीटिंग कैपेसिटी कितनी, 888 की तो लोकसभा की सीट होगी। राज्यसभा की 384 एमपी की सीट। जो राज्यसभा मेंबर्स है उसके लिए 384 सीट्स है। अभी अपने मेंबर्स एक्चुअली 250 ही है, 250 है, लेकिन 384 क्योंकि 2026 के बाद वापस रीएलोकेशन होगा, सीटें बढ़ जाएगी। तो इन्होंने पहले ही अपन ने 150 ईयर्स की प्लानिंग अपन कर चुके हैं कि ये 150 साल तक ऐसा रहेगा, उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर को अपन रेडी कर चुके हैं। एंड द जॉइंट पार्लियामेंट सेशन है जी सेटिंग कैपेसिटी ऑफ 1272। जो 1272 एमपी की याद रखना, 888, 384 अलग अलग, लोकसभा का अलग है, राज्यसभा का अलग है। और जॉइंट पार्लियामेंट का सेशन अगर किसी होगा तो उसकी 1272 वहाँ पर एमपी एक साथ बैठ सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कंक्लूजन यही है कि इंडिपेंडेंट इंडिया रिसीव्स इट्स ओन खुद की पार्लियामेंट हाउस हमको मिल चुकी है। प्रेजेंटिंग ए न्यू आइडियल, हम एक नया आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं और मजबूत कर रहे हैं खुद की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड मूविंग द कंट्री फॉरवर्ड। अब हम कह रहे हैं कि भाई हम कॉलोनियल इंडिया को छोड़कर आगे बढ़ गए हैं, आज हमको 75 साल हो गए हैं आज़ादी को, और हम नाउ वी आर फॉरवर्ड, अब हम आगे बढ़ चुके हैं। द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इज नॉट जस्ट ए बिल्डिंग बट ऑल्सो ए रिफ्लेक्शन ऑफ द एस्पिरेशन एंड ड्रीम्स ऑफ 140 करोड़ इंडियंस का ये ड्रीम्स भी है। ठीक है, ये उसके उनके सपनों को साकार करने वाली भूमि है। उसके बाद नेक्स्ट, लॉ ऑन सेडिशन। सेडिशन का नाम तो सुना ही होगा आपको, कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उन्होंने ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया हुआ कानून है। अब जब आपको लॉ ऑन सेडिशन आया तो सबसे पहले आपको याद आ जाना चाहिए सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पिनल कोड डिफाइंस। अब सेडिशन का मतलब क्या है, इसको लाइन को आपको याद करना है, कैसे भी आप भले रटो समझो कैसे क्या करना है। ये आपका लुकआउट है, बट इसको करना है कैसे, क्योंकि अगर ये मेंस के अंदर आता है तो अपने को लिखना पड़ेगा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। सेडिशन इज हु एवर बाई वर्ड्स इधर स्पोकन और रिटन or by signs, by visible representation or otherwise, brings or attempt to bring into hatred or contempt or excites or attempt to excite disaffection towards the government established by law। यानी सिंपल अगर अपन इसको समझने के लिए बोलें तो अगर कोई भी भारत का नागरिक है वो क्या करता है, अपने शब्दों से, बोलकर, लिखकर या किसी भी तरह से, एनी तरीके से, अगर भारत सरकार के खिलाफ, जो सरकार बनी है लॉ के तहत, उसके खिलाफ अगर डिसअफेक्शन, और ट्राई करता है कि उसके लिए डिसअफेक्शन प्रोवाइड करता है उनके लिए, मतलब सरकार का विरोध करना अलग होता है। एक तो होता है राइट ऑफ द स्पीच, वो राइट ऑफ एक्सप्रेशन, वो अलग होता है। लेकिन आप सरकार का विरोध इस तरह से कर रहे हो कि उनके लिए घृणा पैदा कर रहे हो, और ब्रिंग्स और अटेम्प्ट टू ब्रिंग इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट और एक्साइट और अटेम्प्ट टू एक्साइट डिसअफेक्शन, यानी जो गवर्नमेंट है उसके लिए डिसअफेक्शन का माहौल तैयार कर रहे हो, तो उस टाइम पे सेडिशंस का लॉ लग सकता है। ये लॉ वैसे इसकी हिस्ट्री अपन देखते हैं ना, हिस्ट्री ये है कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम का लॉ है, ये अभी का लॉ नहीं है 124A। ठीक है, अभी इसकी और इसके संबंध में लॉ कमीशन, देखो ये सारे पॉइंट्स है, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अब इसके सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि भाई क्रिटिसिज्म, सेडिशन लॉ का क्रिटिसिज्म क्या है, तो सब्जेक्टिव डेफिनेशन। अभी क्या है कि अभी अपने पास आर्टिकल 14 है, राइट टू, मतलब आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, कि भाई हम आर्टिकल 15 के तहत राइट टू एक्सप्रेशन स्पीच अपने को मिलता है। ठीक है, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी के लिए बोलता है। तो अभी अपने को ये चीज़ देखनी है कि जो सेडिशन का लॉ, अगर गवर्नमेंट के खिलाफ अगर आप डिसअफेक्शन बोल रहे हो, गवर्नमेंट के खिलाफ एक ऐसा घृणा का माहौल तैयार कर रहे हो, तो गवर्नमेंट सेडिशन लॉ ला सकती है आर्टिकल 124A के तहत। अब इसमें क्या है कि इसकी सब्जेक्टिव डेफिनेशन क्लियर नहीं है। इन श्रेयस सिंगल केस 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेग एंड ओवरब्रॉड ऑफेंस वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी ए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन और फ्री स्पीच। क्योंकि एक तरह से तो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि फ्री स्पीच के लिए बोलता है, और एक सेडिशन लॉ आप बोलने की आज़ादी को छीन रहा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के लिए घृणा के हिसाब से बोलने की आज़ादी को छीन रहा है। इसलिए इसके सब्जेक्टिव डेफिनेशन होना जरूरी है, जो नहीं है तो ये इसके विरोधाभास के लिए है। उसके बाद चिलिंग इफेक्ट ऑन डिसेंट, फियर ऑफ बीइंग चार्ज विद सेडिशन कैन डिस्करेज इंडिविजुअल फ्रॉम एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियन। कहने का मतलब ये है कि एक तो आदमी को विरोध करने की जो इच्छा होती है कि अगर कोई गलत चीज़ है तो उसका विरोध करना चाहिए, लेकिन सेडिशन के कारण वो विरोध करने की भावना दब जाएगी, क्योंकि अगर कोई भी विरोध करेगा उस पर सेडिशन लॉ लगता है, तो उसके चक्कर में क्या होगा, आदमी के अंदर एक फियर आ जाएगा, एक डर का माहौल आप बना दोगे। लो कन्विक्शन रेट, अभी लो कन्विक्शन रेट अगर टोटल 3 से 33%
लोगों के ओवर द ईयर्स इतने टाइम से जो अपन कन्विक्शन रेट है, कन्विक्शन यानी जो अपराधी जिसको पकड़ा है सेडिशन के अंदर, उनमें से सिर्फ 3% से लेके 33% जो है उसके बीच के अंदर ही ओनली लोग कन्विक्ट हुए हैं, दोषी पाए गए हैं, बाकी सब निर्दोष पाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि इतने लोगों में से सिर्फ आप जो गवर्नमेंट जो सेडिशन लॉ लगा रही है वो गलत लगा रही है। कोई भी थोड़ा सा भी अगर कोई भी बोलता है तो गवर्नमेंट सेडिशन लॉ लगा देती है, उसको पकड़ लेती है। तो राइट ऑफ स्पीच का तो ये सीधा सीधा मतलब हनन ही है। The conviction rate in cases filed under Section 124A has fluctuated between 3% and 33% over the years, and the pendency of such cases in court. और pendency कितनी है? 95%। याद रखना 2020 के अंदर ये वाला याद रखना है, मेंस में काम आएगा। Allegation of misuse. Once arrested under the sedition law, it is extremely difficult to get bail as the trial process could get stretched for long. This leads to harassment of innocent people. Innocent people का harassment हो जाता है किससे? Allegation of misuse से। ठीक है, याद रखना कि इसका मिसयूज बहुत किया जा रहा है इस एक्ट का, सेडिशन लॉ का। अभी सिंपल सा, एक तो मिसयूज, एक लो कन्विक्शन रेट, एक क्या नाम है फियर का माहौल क्रिएट कर देते हैं, और इसकी सब्जेक्टिव डेफिनेशन। ये इसके क्रिटिसिज्म है। एग्जिस्टेंस ऑफ अदर लॉ, ऑल्सो अदर लॉ भी है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अपन चाहे तो दूसरे लॉ को भी यूज कर सकते हैं। There are already laws which allow for preventive detention and imposition of restriction under section 144 of the Code of Criminal Procedure CRPC 1973 के अंदर जो section 144 है उसके अंदर ऑलरेडी आप प्रिवेंटिव डिटेंशन ला सकते हो। तो देर इज़ नो नीड ऑफ 124A, मतलब सेडिशन के लॉ की जरूरत ही नहीं है। फिर भी अपन ने मतलब ये लेकर आ रखा है। उसके अलावा रिपील्ड इन अदर जुरिस्डिक्शन इन द UK सेडिशन लॉ वाज ऑफिशियली रिपील्ड इन 2009 कि भाई इसके नेगेटिव इफेक्ट इतने आ गए हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे, इसलिए यूके के अंदर तो इसको हटा भी दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में इसको हटा दिया गया है। याद रखना ये चीज़ें बहुत काम की है। और आर्ग्यूमेंट गिवन बाय लॉ कमीशन फॉर रिटेंशन कि अगर सेडिशन लॉ को रखना है तो उसके लिए लॉ कमीशन के आर्ग्यूमेंट्स क्या है? इसका काम है कि यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को सेफगार्ड करने का काम करता है। सेक्शन 124 है कि कोई भी अगर एंटी नेशनल और एंटी नेशनल कुछ भी एलिमेंट्स है तो उसके अंदर सेडिशन लॉ का यूज किया जा सकता है। सेडिशन इज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के अंदर जो आर्टिकल 19 के अंदर जो अपने को बोलने स्पीच का एक्सप्रेशन है, सॉरी मैंने आपको शायद आर्टिकल 15 बोला था, नहीं, आर्टिकल 14 तो राइट टू इक्वलिटी है। आर्टिकल 15 जो जेंडर, इनके हिसाब से आप मतलब उनके बीच में डिसेमिनेशन नहीं कर सकते हो। और आर्टिकल 19 है राइट टू स्पीच। तो द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटेड अंडर आर्टिकल 19(1)(a ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एब्सोल्यूट एंड लॉ ऑन सेडिशन इट इज ए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। कहने का मतलब ये है कि सेडिशन एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की स्वतंत्रता का अधिकार, अगर किसी को बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार मिल रहा है तो उसमें एक लिमिटेशन भी होनी चाहिए। तो और ये जो सेडिशन लॉ है वो लिमिटेशन डालता है, ऐसा लॉ कमीशन का कहना है। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ काउंटर टेरर लेजिस्लेशन डज नॉट फिल द स्पेस ऑफ सेक्शन 124A। जब अपन बोलते हैं कि भाई काउंटर टेरर लेजिस्लेशन है, उसका जो एग्जिस्टेंस है वो सेक्शन 124A के गैप को पूरा नहीं करता। हमको एक्चुअल में नीड है सेक्शन 124A के। ठीक है, एनी एक्सप्रेशन दैट इंसाइट वायलेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट विच कुड इन्वाइट स्ट्रिगेंट लॉ लाइक अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट एंड द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये किसके अंदर आए हैं? सेक्शन 124A ऑफ IPC के अंदर ही आए। इन द एब्सेंस ऑफ ए प्रोविजन लाइक, अगर IPC का सेक्शन 124A नहीं होता है तो दैट इंसाइट वायलेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट वुड इन्वाइट स्ट्रिंगेंट लॉ। अगर अभी तो सेडिशन लॉ में सिर्फ अपन सेडिशन का लॉ लगा रहे हैं, फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन की ओर जाना पड़ेगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये एक तरह से उनके लिए एक तरह से रास्ता है। उसके बाद लॉ टू जज्ड इंडिपेंडेंटली और नॉट फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ कॉलोनियल लेगेसी। ठीक है, आप मेरी बात समझिए एक बार। लॉ टू जज्ड इंडिपेंडेंटली एंड नॉट फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ कॉलोनियल लेगेसी। The mere fact that a particular legal provision is colonial, its in origin, does not validate the case for its repeal. Reality differ in every jurisdiction. अब जैसे अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए चाहिए, एक सेडिशन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है अंडर आर्टिकल 19, एक काउंटर टेरर लेजिस्लेशन के एग्जिस्टेंस इसको गैप को फुलफिल नहीं करते हैं। लॉ टू जज इंडिपेंडेंटली एंड नॉट फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ कॉलोनियल लेगेसी। अपने को ये नहीं देखना है कि भाई ये कॉलोनियल लेगेसी की देन है। कुछ चीज़ें अपन ने, जैसे पहले अपना भारत में कॉलोनियल टाइम पे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ही थी। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जिसके अंदर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मेन होता है और उसके नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। जबकि अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट मेन है, पर इंडिया के अंदर मतलब पार्लियामेंट मेन है और उनको पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कौन करता है? अपना प्राइम मिनिस्टर। तो लो रियलिटी डिफर, यहाँ पे ऐसा कहने का मतलब ये है कि इसको हर चीज़ को कॉलोनियल लेगेसी से जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी जो अपन ने अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी अपन ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से ही लिया है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी। तो
लॉ टू जज इंडिपेंडेंटली एंड नॉट फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ कॉलोनियल लेगेसी। हर चीज़ को कॉलोनियल लेगेसी से देखने की जरूरत नहीं है। रियलिटी डिफर इन एवरी जुरिस्डिक्शन, हर जुरिस्डिक्शन में रियलिटी डिफर है। कोर्ट ऑफ कम्पिटिटिव जुरिस्डिक्शन लाइक द यूएस यूके हैड देयर ओन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉपुलेशन डाइवर्सिटी, लॉ। उसके अलावा मिस और कुछ कंट्रीज तो ऐसी भी है जिन्होंने सेडिशन लॉ को काउंटर टेररिज्म एक्ट के साथ में भी जोड़ लिया है, मर्ज कर दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, मिसयूज नॉट ग्राउंड फॉर रिमूवल, कि अगर इसका मिसयूज हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि इसको हटा ही दिया जाए, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ सकती है हमको। अगर कोई चीज़ का गलत यूज हो रहा है इसका मतलब ये चीज़ है थोड़ी कि उसको हटा दिया जाए, हमको रास्ता ये निकालना पड़ेगा, इसको सही से आप ज़रूरत हो जितना यूज करें, इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए ऐसा। चलो अभी इसको वे फॉरवर्ड के अंदर अपन पढ़ लेते हैं, करंट सिनेरियो क्या है और लॉ कमीशन का प्रपोजल क्या है। अभी केदारनाथ जजमेंट 1962 की केदारनाथ जो जजमेंट आई थी 1962 की, उसके सारे जितने भी कंटेंट उनको इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं। लॉ कमीशन बोलता है बाय एडिंग द वर्ड्स विद ए टेंडेंसी टू इंसाइट वायलेंस और कोज पब्लिक डिसऑर्डर इन द डेफिनेशन ऑफ सेडिशन। लॉ कमीशन ने प्रपोजल दिया है कि आप वर्ड्स और ऐड करो, क्या कि विद ए टेंडेंसी, कि अपन ने ऊपर पढ़ा था कि भाई स्पीच और एक्सप्रेशन अगर करता है जो गवर्नमेंट के खिलाफ डिसअफेक्शन क्रिएट करता है और हेट्रेड का माहौल क्रिएट करता है, तो उसमें साथ में ये भी होना चाहिए विद ए टेंडेंसी टू इनसाइड वायलेंस। वहाँ अगर ये जो भी स्पीच हो रही है, एक्सप्रेशन हो रही है, अगर वो हिंसा के माहौल को तैयार करने के लिए हो रही है तो ही सेडिशन लॉ लगना चाहिए। उसके अलावा एक प्रोपोजल और है, प्रोपोज्ड एनहांसिंग जेल टर्म अप टू 7 years और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कि जेल टर्म जो 7 साल तक अपने को रखना है और लाइफ इम्प्रिजन तक। दिस रिमूव द वाइडन डिस्क्रिप्शन ऑन सेंटेंस अवेलेबल विद द जजेज, क्योंकि जज क्या करते हैं कि मतलब जजेज के पास पावर है, तो जजेज क्या कि अलग अलग किसी को 2 साल किसी को 3 साल, बट इसको इन्होंने कहा है कि लॉ कमीशन बोलता है इसको 7 साल करना चाहिए टर्म को, मैक्सिमम 7 years तक। और नो एफआईआर शैल बी रजिस्टर्ड फॉर सेडिशन अनलेस ए पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर कंडक्ट ए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एंड ग्रांट परमिशन फॉर रजिस्टरिंग ए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जो एफआईआर होती है उसको तब तक रजिस्टर नहीं करना चाहिए जब तक कि एक पुलिस ऑफिसर जो कि इंस्पेक्टर की रैंक से बिलो नहीं है, मतलब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर वाले रैंक का अगर पुलिस ऑफिसर है वो पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर देगा, उसी के बाद आप इसको रजिस्टर करो ताकि इसके केसेस कम होंगे। अभी करंट सिनेरियो में क्या है, प्रोसीजरल सेफगार्ड कोई भी एग्जिस्ट नहीं है। करंट सेक्शन 124 है अभी जेल टर्म कितनी है 3 साल की और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और लॉ कमीशन बोलता है इसको 7 साल करो। इट वुड मेन इधर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years ओनली, बट विद द मिनिमम पनिशमेंट बीइंग ओनली फाइन। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अभी तो 3 साल ही है, मैक्सिमम 3 साल, अभी वो लॉ कमीशन बोलता है उसको मैक्सिमम को 7 years करो। और प्रोसीजर सेफ गार्ड के लिए कोई प्रोसीजर नहीं है, लेकिन अभी लॉ कमीशन बोलता है कि आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का पावर, पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किसको करनी चाहिए, इंस्पेक्टर को, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। अब सम अदर सजेशन इन दिस रिगार्ड, लिमिटेड एप्लीकेशन इन 2018 लॉ कमीशन इन कंसल्टेशन पेपर ऑन सेडिशन अंडरस्कोर्ड द सेक्शन 124 underscore the section 124 should be invoked only in cases where the intention behind any act is to disrupt public order to overthrow the governance। अभी मैंने आपको बोला था कि लॉ कमीशन क्या प्रपोजल कर रहा है कि भाई वायलेंस हो उसी केसेस में अप्लाई करना चाहिए, तो कहने का मतलब इसको अप्लाई तभी करना चाहिए जब वायलेंस की स्थिति हो और पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब किया जा रहा हो, तभी इसको अप्लाई किया जाना चाहिए। उसके अलावा ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, पुलिस ऑफिसर को ट्रेन और अवेयर करो किस संबंध में, ताकि वो इस सेक्शन 124 को कहाँ अप्लाई करना है और इसका स्कोप क्या है, इसके एलिमेंट्स क्या है, इसके लीगल थ्रेशोल्ड क्या है, ये सारी चीज़ें समझ सके, तभी इसका काम हो सकता है। अब अपन इसके रिलेटेड केस पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से केस आए। अभी अपन ने जस्ट पढ़ा था केदारनाथ सिंह के जो जजमेंट वाले जो भी रिकमेंडेशंस थी उनको अपना लिया गया है, तो अभी इसमें अपन थोड़ा बहुत एक बार रीड कर लेते हैं। सबसे पहले 1915 का केस है रमेश थोपड़ का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नमेंट की मतलब क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट एक्साइटिंग डिसअफेक्शन और बैड फीलिंग टुवर्ड्स इट इज नॉट टू बी रिगार्डेड एज ए जस्टिफाइंग ग्राउंड फॉर रेस्ट्रिक्शन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। उस टाइम तो उन्होंने ये बोला था कि अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई डिसअफेक्शन का माहौल क्रिएट किया जा रहा है तो इसको मतलब नहीं मानना चाहिए एक जस्टिफाइंग ग्राउंड फॉर रेस्ट्रिक्शन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रेस्ट्रिक्ट करने का ग्राउंड नहीं मानना चाहिए एंड ऑफ द प्रेस अनलेस इट इज सच टू अंडरमाइन द सिक्योरिटी और टेंड टू ओवरथ्रो द स्टेट। कहने का मतलब ये कि अगर कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसने एक्सप्रेशन की जो स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन की लिमिट को तोड़ दिया है, नहीं। अगर वो गवर्नमेंट को बिल्कुल उखाड़ फेंकने के लिए या कोई वायलेंस के माहौल के लिए या जो सिक्योरिटी के माहौल को ख़राब करने के लिए करता है तभी सेडिशन का लॉ अप्लाई होना चाहिए। उसके बाद केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 124। वो बोल रहे कि सेक्शन 124 है कि वैलिडिटी रहना तो चाहिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट बोलता ही है हमेशा से, बट कोर्ट एक्सप्लिसिटली रिकग्नाइज, उन्होंने ये भी बोला है कि स्टेट नीड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द फोर्सेज हु सीक्स टू जियोपार्डाइज द सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट। हाउएवर इट सेड दैट ओनली स्पीच दैट इज लाइकली टू इंसाइट पब्लिक डिसऑर्डर वुड
क्वालिफाई एज ए सेडिशन, कि स्पीसेज या एक्सप्रेशन, जो शब्द या एक्सप्रेशन जो भी पब्लिक बोल रही है जो कि पब्लिक डिसऑर्डर को क्रिएट करते हैं, तभी सेडिशन लॉ अप्लाई करना है। वो बोलते हैं सेडिशन लॉ अप्लाई तो करना है, लेकिन ओनली किस केस में, जिस टाइम पब्लिक डिसऑर्डर अफेक्ट हो रहा है। उसके बाद विनोद दुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सिटीजन हैज ए राइट टू क्रिटिसाइज एंड कमेंट अपॉन द मेजर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनरी सो लॉन्ग एज ही डज नॉट इंसाइट पीपल टू वायलेंस। अब ये समझना, विनोद दुआ का केस है, 2021 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट होल्ड सिटीजन हैज ए राइट टू क्रिटिसाइज एंड कमेंट अपॉन द मेजर्स। आपके पास सिर्फ दो केसेज और, एक तो विनोद दुआ केस, एक अजी वोम्बकेटर केस 2023 के अंदर। दोनों केस में सिंपल यही है कि पीपल, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट हेड सिटीजन हैज ए राइट टू क्रिटिसाइज एंड कमेंट अपॉन द मेजर अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट इट्स फंक्शनरी सो लॉन्ग एज ही डज नॉट इंसाइट पीपल टू वायलेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश बाय लॉ। जब तक कि पीपल के अंदर वायलेंस का माहौल क्रिएट नहीं होता है, तब तक आप ज़बरदस्ती सेडिशन लॉ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और सिटीजन के पास राइट है कि वो क्रिटिसाइज कर सकता है गवर्नमेंट को, लेकिन अगर वो फियर का माहौल क्रिएट कर रहा है, वायलेंस का माहौल क्रिएट कर रहा है, तो उस टाइम पर सिटीजन का लॉ अप्लाई करना है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 2023 वाले केस में क्या बोला है कि डायरेक्टेड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कीप ऑल पेंडिंग ट्रायल्स अपील्स एंड प्रोसीडिंग अराइजिंग आउट ऑफ ए चार्ज फ्रेम्ड अंडर सेक्शन 124A to be kept in abeyance. It opined that the rigors of section 124A of IPC were not in tune with the current social milieu and were intended for a time when this country was under the colonial regime. कि ये कहने का मतलब है कि जो सेक्शन 124A ऑफ द IPC पर वो अभी जो करंट पोजीशन चल रही है उसके हिसाब से ये मेंटेन नहीं है, तो वर इंटेंडेड फॉर ए, इसको जब कॉलोनियल पोजीशन के टाइम पे बनाया गया है, तो अभी इसमें देर इज़ ए नीड टू चेंज कि स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को अभी सारे कीप को पेंडिंग ट्रायल्स एंड अपील्स एंड प्रोसीडिंग अराइजिंग। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है ऑल द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप कीप करो और पेंडिंग ट्रायल्स, जितने भी पेंडिंग ट्रायल्स को, टू कीप ऑल पेंडिंग ट्रायल्स एंड अपील्स एंड प्रोसीडिंग अराइजिंग आउट ऑफ ए चार्ज फ्रेम्ड अंडर सेक्शन टू केप्ट इन एबियंस। यानी आप उनको अभी एबियंस में रहने दो, पहले वो सेक्शन 124A को सेडिशन को डिसाइड करना पड़ेगा कि उसका एक्चुअल में नीड है या नहीं। अभी इसका अभी जो जस्ट फैसला आया है 2023 में, आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, आप इसको समझिए। अपन नए टॉपिक्स के साथ, पॉलिटी के बाद रिमेनिंग टॉपिक्स के साथ आगे हम आते रहेंगे। और अब आपको पढ़ने का कॉन्सेप्ट आपका कैसे क्या रहेगा, सिंपल एक ही तरीका रहना चाहिए। हमको ये ध्यान होना चाहिए कि अगर कोई भी टॉपिक पढ़ा है तो उसके पोज क्या है, प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, अपने को अपने माइंड में पहले उसके सेटअप एक बार एक उसके लिए थ्योरी बना लेनी है। उससे क्या उसको पढ़ने में आसानी होगी। बाकी चीज़ें इतनी टिपिकल नहीं है। अगर सेडिशन का लॉ है तो याद होना चाहिए सेक्शन 124 है, आर्टिकल 19 किसका है तो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का है, आर्टिकल 14 किसका है तो राइट टू इक्वलिटी का है। ऐसा न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में लोकसभा मोर की आकृति की है, कमल की आकृति की राज्यसभा है। ठीक है, ये सब चीज़ें याद होना चाहिए। वहाँ पे नेशनल ट्री, बानियान ट्री को भी लगाया गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।